नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नागेश। दोस्तों, आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूल्स के अनुसार भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी जी की वजह से स्वतंत्र भारत के पहले पीएम बने पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनते तो आज भारत की बहुत ही अलग छवि हमें देखने को मिलती। नेहरू जी की बात की जाए तो लोग उनको आइडल मानते थे। लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि ना कांग्रेस पार्टी में उनके जैसा बड़ा लीडर उनके अपोज में था और ना ही पूरे देश में। इवन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे इंडियन डेमोक्रेसी की बागडोर अब एक आदमी के हाथों में थी और वो थे जवाहरलाल जी नेहरू। नेहरू जी अपने आप को एक सोशलिस्ट मानते थे। हर मीटिंग और पब्लिक अपीयरेंस में वो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोशलिस्टिक पाथ को फॉलो करने का दावा करते थे। लेकिन दोस्तों, जिस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट से सोवियत यूनियन ने दुनिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर को डेवलप किया, चाइना ने माओ के अंदर इतनी कामयाबी हासिल करी, वही सोशलिस्टिक वे भला इंडिया में क्यों फेल हो गया। तो दोस्तों, आजादी के टाइम पर भारत की स्थिति काफी खराब थी और इसके जिम्मेदार थे अंग्रेज, जिन्होंने भारत पर लगभग 150 साल रूल किया और भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजादी के टाइम पर भारत पावर्टी यानी गरीबी, इलिटरेसी यानी अशिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था और नेहरू जी भी ये बात भली भांति जानते थे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम की, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंडिया में बहुत खराब थी। एग्रीकल्चर सेक्टर ही इकलौता एक ऐसा सेक्टर था जो लगभग 70% वर्कर्स को काम दे रहा था। ऑन द अदर हैंड सिर्फ 10% वर्कर्स ही मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो 70% वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, इनमें से 25 से 30% लोग तो ऐसे ही बाकी कोई काम न मिलने से खेती कर रहे थे। खेती में इन लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, यानी ये 25 से 30% लोग भी असल में बेरोजगार ही थे। भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। इस कम प्रोडक्टिविटी की वजह से भारत में फूड प्रोडक्शन भी काफी कम होता था। लेकिन भारत के बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से बाहर से भारत में अनाज इंपोर्ट किया जाता था। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, इतने सारे वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन तभी भी इंडिया के पूरे इंपोर्ट्स में से लगभग 15 से 20% इंपोर्ट्स तो अकेले फूड यानी अनाज का था। भारत के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जापान का। 1868 के बाद जापान का एग्रीकल्चर सेक्टर भी कुछ इंडिया जैसा ही था। छोटे छोटे खेत, ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग से जापान ने शुरुआत करी थी, लेकिन कुछ ही सालों में शिक्षा का प्रसार और कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से जापान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण कम वर्कर्स ज्यादा अनाज प्रोड्यूस करने लगे और वर्कर्स की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी घटती गई और बहुत ज्यादा मात्रा में वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर शहरों में मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज में काम करने लगे, जिसकी वजह से जापान में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या को जड़ से मिटाया गया। इंडियन प्लानर्स ये जानते थे कि अगर इंडिया को जापान जैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ हासिल करनी है तो इंडिया में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने होंगे। नेहरू हमेशा इक्वल भारत पर भरोसा रखते थे और वो ये भली भांति जानते थे कि ये लैंड रिफॉर्म्स के बिना अचीव करना मुश्किल है। लेकिन इन लैंड रिफॉर्म्स को ठीक से इंप्लीमेंट करने का जज्बा नेहरू जी ने शायद नहीं दिखाया। इनफैक्ट कई बड़े कांग्रेस पार्टी लीडर्स खुद भी बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको नेहरू जी हर्ट नहीं कर पाए और शायद इसीलिए इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं रहे। दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना फोकस और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए ही नहीं गए और इसी का नतीजा भारत लो फूड प्रोडक्शन से भुगत रहा था और इसीलिए बढ़ते हुए फूड की डिमांड को भारत अनाज बाहर के देशों से इंपोर्ट करके पूरी कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो भारत में ऑलरेडी अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार के स्मॉल फर्म्स थी, जैसे लुधियाना, कोयम्बतूर, सूरत, फिरोजाबाद और कई सारे छोटे टाउन्स में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत सारी स्मॉल फर्म्स का मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश था, जिसे मिल्टन फ्रीडमैन जैसे दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट ने भी इंडिया की स्ट्रेंथ कहा था। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए और भारी मात्रा में जॉब्स क्रिएट करने के लिए इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने भी इस आइडिया को प्रपोज किया था कि अगर गवर्नमेंट इन स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करती है तो भारत में ज्यादा मात्रा में जॉब्स क्रिएट होगी, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसेस लेबर इंटेंसिव थे जिनको ज्यादा वर्कर्स की डिमांड थी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता था। लेकिन नेहरू जी ने इन स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स, स्टील इंडस्ट्रीज जैसे हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। नेहरू जी का ये मानना था कि इन हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने से ही इंडिया की डेवलपमेंट की जा सकती है, जिन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया।
नेहरू जी का प्लान ये था कि इन कोर हेवी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मात्रा में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इससे इन हेवी इंडस्ट्रीज को लगने वाला इनपुट मशीन्स बनाने वाले फीडर इंडस्ट्रीज की भी डेवलपमेंट होगी और इन फीडर इंडस्ट्रीज को इनपुट टूल्स प्रोवाइड करने वाले स्मॉल बिजनेसेस भी ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे। यानी ये एक ट्रिकल डाउन अप्रोच था जिससे हेवी इंडस्ट्रीज का फायदा नीचे के सारे बिजनेसेस को होगा और जॉब्स भी क्रिएट होगी, ऐसा नेहरू जी का मानना था। लेकिन ये प्लान कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। मिल्टन फ्रीडमैन ने भी नेहरू जी के इस हेवी इंडस्ट्रीज वाले प्लान को बहुत क्रिटिसाइज किया। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार इंडिया के पास ऐसे कैपिटल इंटेंसिव कोर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। इसके बजाय गवर्नमेंट ने भारत में ऑलरेडी एस्टेब्लिश लाइट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन दोस्तों, इतने हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्लान को पैसा कहां से आ रहा था, ये सवाल जरूर आपके मन में आया होगा। तो उस समय पर दुनिया में दो आइडियोलॉजीज कंट्रीज को डिवाइड कर रही थी, जो बेसिकली कोल्ड वॉर की ही शुरुआत थी। एक थी कैपिटलिज्म, जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की देन थी, और दूसरी थी कम्युनिज्म, जो बेसिकली सोवियत इकोनॉमी प्रमोट कर रही थी। अमेरिका को एक्चुअली इसी बात का डर था कि इंडियन डेमोक्रेसी कहीं कम्युनिज्म के अंडर ना फंस जाए, तो इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया के इस हेवी इंडस्ट्रीज वाले कैपिटल इंटेंसिव प्लान को काफी हवा दी। फाइनेंशियल एड कंसोर्टियम एस्टेब्लिश करके अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश इंडिया के हेवी इंडस्ट्रीज वाले प्लान को फंडिंग प्रोवाइड करने लगे। दोस्तों, ये फंडिंग कोई फ्री मनी नहीं था, ये सारे लोन्स थे जिन्हें विद इंटरेस्ट कुछ सालों में वापस भी करना था। लेकिन इन लोन्स को इंडियन पॉलिटिशियंस फ्री मनी की तरह यूज कर रहे थे। हेवी इंडस्ट्रीज को लगने वाले रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट होने लगे। पहले से ही इंडिया अनाज की डिमांड को पूरी करने के लिए अनाज को भी इंपोर्ट कर रहा था, और अब ऊपर से ये हेवी इंडस्ट्रीज की वजह से इंडिया का इंपोर्ट और तेजी से बढ़ने लगा। ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, और दोस्तों इसी की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बढ़ने लगा। यानी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे इंडिया के पास, वो बहुत तेजी से घटने लगे। इसका मतलब है, एक तो भारत बहुत कर्जे भी ले रहा था, और फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया के पास, यानी विदेशी चलन, वो भी भारत के पास बहुत कम होने लगा था। लिटरली भारत इंटरनेशनल बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा था। भारत का ये हेवी इंडस्ट्रीज वाला प्लान फेल हो रहा था। ना इंडिया में जॉब्स उतने प्रोपोर्शंस में क्रिएट हो रहे थे, और ना ही इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, उल्टा इंपोर्ट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे इन यूरोपियन कंट्रीज से आने वाले फंडिंग भी घटने लगी। और दोस्तों, क्राइसिस की गहराई तो देखो कि अब इंडिया इन कंट्रीज से लिए हुए लोन्स को लौटाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रहा था। इसका मतलब है दोस्तों, भारत सरकार ने आजादी के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इग्नोर किया। एक था एग्रीकल्चर, जिसमें सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स को ठीक से इम्प्लीमेंट ना करके एग्रीकल्चरल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की धज्जियां उड़ाई, और दूसरा था इंडिया के शहरों में ऑलरेडी एस्टैब्लिश लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस, उनको प्रमोट ना करके जॉब रिच मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की भी धज्जियां उड़ाई। जनरली दुनिया में देखा गया है कि जिन देशों में सरकार एजुकेशन पर ज्यादा फोकस और इन्वेस्टमेंट करती है, वो देश बिजनेसेस में ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। इस एजुकेशन के मामले में भी नेहरू जी ने प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस और इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हायर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट किया। इंडिया में आजादी के वक्त इलिटरेसी यानी अशिक्षा बहुत ज्यादा थी। एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने प्राइमरी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं करी थी। ऑन द अदर हैंड, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों में प्राइमरी स्कूलिंग पर जोर देके बहुत पहले ही इन देशों में प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया था, और इसी की वजह से इन देशों के वर्कर्स ज्यादा प्रोडक्टिव थे, क्योंकि कोई भी स्किल सीखना उनके लिए आसान था। नेहरू जी ने प्राइमरी स्कूलिंग को कम और हायर एजुकेशन को प्रोपोर्शनेटली ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करी, जिसमें नई लेबोरेटरीज और IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी गई। नेहरू खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के एक नेचुरल साइंस के डिग्री होल्डर थे, तो उनके मन में साइंस और टेक्नोलॉजीज के लिए पहले से ही काफी फैसिनेशन था। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर होमी भाभा, CV रमन, शांति स्वरूप भटनागर और हाँ, द वन एंड ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी वो काफी क्लोज थे। एस्टेब्लिश करे गए इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs एक इलाइट ग्रुप तक ही सीमित रह गई, और धीरे धीरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से इनकी दूरी भी बढ़ती गई। बल्कि होना बिल्कुल उल्टा चाहिए था कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता थी, और इसी वजह से सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन सब तक पहुंचने के लिए यानी यूनिवर्सलाइज करने के लिए भारत सरकार को बहुत ज्यादा समय लगा, और बहुत सारे लोग शिक्षा से दूर रह गए। 1957 आते आते भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन और खराब होने लगी। सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसमें हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का गोल रखा था, वो एक ब्लंडर साबित होने लगा।
इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी अवेलेबल डॉलर्स की संख्या और क्वांटिटी भी तेजी से घटने लगी थी। इसी बीच 1957 और 58 में इंडिया में फिर से सूखा देखने को मिला, जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में अनाज बाहर के देशों से इंपोर्ट हो रहा था। मतलब और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटने लगे। इन घटते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रोकने के लिए नेहरू सरकार ने एक और डिजास्टर्स दांव खेला, जो था इंपोर्ट कंट्रोल्स लगाना। अब कुछ ही समय में ये इंपोर्ट कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा बन गए, जिसके अंडर कोई भी नई कंपनीज को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी किया गया। इसी को लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता है। अब सारी पावर्स पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के पास चली गई। बहुत सारी परमिशंस और सर्टिफिकेशंस पास करने की वजह से कंपनीज इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रही थी। अब ब्यूरोक्रेसी के हर कोने में करप्शन फैल गया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने में करप्शन, कंपनीज को लाइसेंस देने में करप्शन, परचेस और सेल में भी करप्शन। इतना रैम्पंट करप्शन और इतने सारे एंट्री बैरियर्स होने की वजह से इंडिया में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बचा ही नहीं। कुछ ही सिलेक्टेड बिजनेसेस ग्रुप्स को ही इसका फायदा होने लगा। और 1961 में इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास लोन्स मांगने के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, दरअसल नेहरू जी ने कभी सोशलिस्टिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। सोशलिज्म का मतलब होता है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। सिर्फ सेंट्रल प्लानिंग या गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे बिजनेसेस को चलाना ये कोई सोशलिज्म नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज के टूल्स है। नेहरू जी के इकोनॉमिक पॉलिसीज से भारत में इनइक्वालिटीज भी तेजी से बढ़ने लगी। जनरल वेलफेयर जो सोशलिज्म की आत्मा है, वो नेहरू जी के रूलिंग पीरियड में इंडिया में देखने को नहीं मिलती। नेहरू ऐसी पॉलिसीज को भारत में फॉलो कर सके क्योंकि उनको अपोज करने वाला कोई दूसरा लीडर या अपोजिशन इंडिया में नहीं था। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।